नमस्कार। आज हम एक काफ़ी पेचीदा कहानी की तहों में उतर रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की अदालतों की गहमा-गहमी से शुरू होती है और फिर पहुंचती है राजस्थान के एक छोटे से गांव की धूल भरी जमीन तक। हम्म। ये कहानी है दो वकीलों की, नाम एक जैसा, जॉली, हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन रास्ते, सिद्धांत बिल्कुल अलग। ये टकराव की कहानी है, भ्रष्टाचार की और इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई की। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो द क्लैश ऑफ टू जॉली लॉयर्स नाम के एक विस्तृत वर्णन से है। इसमें सारी घटनाएं सामने आती हैं। हाँ, और किरदारों को भी हम जानते हैं। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, गजराज राव, सीमा बिस्वास जैसे कलाकारों ने इन्हें पर्दे पर निभाया है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम इसके अहम किरदारों को समझना चाहते हैं, उनके बीच की जो कड़वी प्रतिद्वंदिता थी, हाँ। उससे लेकर कैसे वो मजबूरी में एक साथ आए, उस सफर को देखना है। और वो जो बड़ी लड़ाई है ना, जमीन, अधिकार, सिस्टम का खोखलापन, और सच। हाँ और सच, उसके इर्द गिर्द जो घूमती है, उसे महसूस करना है। तो चलिए खोलते हैं इस उलझे हुए मामले की परतें। जरूर। तो कहानी का शुरुआती मंच है दिल्ली की जिला और सत्र अदालतें। जी। यहाँ दो जाने-माने वकील प्रैक्टिस करते हैं। शोहरत भी काफी है और नाम भी मिलता जुलता। यही तो पेच है। एक है कानपुर से आए जगदीश्वर जॉली मिश्रा, अक्षय कुमार वाला किरदार, हाँ। और दूसरे हैं मेरठ के जगदीश जॉली त्यागी, अरशद वारसी वाला किरदार। जी। दोनों अब दिल्ली के लीगल सर्किट में अपनी पहचान बना चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये जो एक ही नाम है ना, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं है। ये उनके बीच एक अजीब सी कश्मकश की वजह बन जाता है। अच्छा। किस तरह की कश्मकश? कभी तो मजाकिया नोकझोंक चलती है कोर्ट के बाहर शायद। लेकिन ज्यादातर ये तीखी प्रोफेशनल राइवलरी, जलन उसमें बदल जाती है। अक्सर देखा जाता है कि वो क्लाइंट्स छीनने के लिए, एक दूसरे का रास्ता काटने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। नीचा दिखाने की कोशिश हाँ, में बिल्कुल लगे रहते हैं। ये दिखाते हैं कि कितना गला काट कंपटीशन होता है कई बार ऐसे प्रोफेशन में, जहां नाम और शोहरत ही सब कुछ है। सही कहा। ये तो दिल्ली की अदालती दुनिया का एक पहलू हुआ। लेकिन कहानी का जो असली दर्द है, जो दिल है इसका, वो दिल्ली से बहुत दूर राजस्थान के पारासोल गांव में धड़कता है। हाँ, पारासोल। यहाँ हमारी मुलाकात होती है राजाराम सोलंकी से, एक किसान, एक कवि भी, जी, जो अपनी गिरवी रखी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार जाते हैं। और वो जमीन एक अमीर स्थानीय डेवलपर के हाथ लग जाती है। और देखिए, ये कोई सीधा साधा जमीन का सौदा नहीं था। बाद में पता चलता है कि वो लोकल डेवलपर तो सिर्फ एक चेहरा था। अच्छा, तो फिर असली खिलाड़ी कौन था? असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे था, एक बहुत ताकतवर उद्योगपति हरिभाई खेतान। गजराज राव ने निभाया है ये किरदार। हाँ, राजाराम के लिए वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उनके परिवार का भविष्य थी, उनकी पहचान थी, सब कुछ थी। उसे खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अपनी जान ले लेते हैं। अरे बाप रे! हाँ, यहीं से त्रासदी की असल शुरुआत होती है। ये तो बहुत ही दुखद है और जाहिर है उनके परिवार पर तो पहाड़ टूट पड़ा होगा। बिल्कुल। उनकी विधवा जानकी अम्मा, सीमा बिस्वास का किरदार, वो इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाती हैं। उन्हें पता है कि जमीन के कागजात जाली हैं, कि धोखा हुआ है उनके साथ। लेकिन कोई सुनता नहीं होगा। वही तो, वो एक ऐसे सिस्टम के सामने खड़ी होती हैं जो सुनने को तैयार नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, शायद खेतान के असर में। हाँ, हो सकता है। उनकी अर्जियों को नजरअंदाज कर देता है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जो पहुंच वाले, प्रभाव वाले लोग हैं, उनके सामने एक आम आदमी कितना बेबस महसूस करता है। बिल्कुल। भले ही सच उसके साथ हो। यहीं से जानकी अम्मा की वो लंबी और अकेली लड़ाई अन्याय के खिलाफ शुरू होती है। तो जानकी अम्मा हार नहीं मानती। वो मदद के लिए एक एनजीओ के पास पहुंचती हैं। और यहीं कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस एनजीओ में कौन काम करता है? जगदीश जॉली त्यागी की पत्नी संध्या, अमृता राव का किरदार। अच्छा, तो कनेक्शन जुड़ गया। हाँ, संध्या अपने पति जॉली त्यागी के पास ये मामला लेकर आती हैं, किसानों का मामला, इस उम्मीद से कि वो मदद करेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, होता कुछ और ही है। क्या? जॉली त्यागी उस वक्त अपने हमनाम जॉली मिश्रा के साथ जो उनकी प्रोफेशनल खींचतान चल रही थी ना, हाँ, उसमें इतने उलझे हुए थे, इतने कड़वे हो चुके थे कि वो सही गलत देख ही नहीं पाते।
अच्छा। और बदला लेने की एक छोटी सी मतलब बचकानी सी भावना में हम्म। वो उन गरीब परेशान किसानों को जानबूझकर जॉली मिश्रा के पास भेज देते हैं। अरे, मतलब अपना काम हल्का करने के लिए हाँ। या मिश्रा को परेशान करने के लिए? हाँ, शायद ये सोचते हैं कि मिश्रा इस छोटे बिना पैसे वाले केस में उलझकर परेशान होगा। ये एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। और यहीं पर वो उद्योगपति हरी भाई खेतान दोबारा तस्वीर में आता है ना? बिल्कुल। वो किसानों के इस उठते हुए विरोध को अपने रास्ते का कांटा समझता है। और उसे कुचलना चाहता है। हाँ, पैसे और पहुंच के दम पर। उसकी सांठगांठ लोकल नेताओं से है, जिला मजिस्ट्रेट तक से है, मतलब एक पूरा नेक्सस है वहां। बाप रे। बिल्कुल। और इसी नेक्सस का इस्तेमाल करते हुए खेतान एक चाल चलता है। वो दूसरे जॉली यानी जॉली मिश्रा को, अक्षय कुमार वाले जॉली को, हाँ, उसे अपने पक्ष में करने के लिए संपर्क करता है। उसे ऑफर देता है अपनी कंपनी इंपीरियल ग्रुप का केस लड़ने के लिए उन किसानों के खिलाफ। और फीस? फीस बहुत आकर्षक, प्रतिदिन 50,000 रुपए। 50,000 रोज? हाँ, ये रकम इतनी बड़ी है कि मतलब किसी भी वकील के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन हो सकती है। और जॉली मिश्रा वो मान जाते हैं? हाँ, जॉली मिश्रा इस प्रलोभन में आ जाता है। शुरुआत में पैसे का लालच उसके प्रोफेशनल जजमेंट पर हावी हो जाता है और वो खैतान का केस लड़ने को तैयार हो जाता है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है जहां नैतिकता का सवाल उठता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी प्रोफेशनल एम्बिशन या सिर्फ पैसे का आकर्षण सही और गलत के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता है, खासकर जब क्लाइंट अमीर और पावरफुल हो। और बस इसी के साथ स्टेज तैयार हो जाता है, दो जॉली के बीच एक सीधी टक्कर का। और टक्कर कहाँ होती है? उसी अदालत में जिसके जज हैं हमारे जाने पहचाने जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला। जो हमेशा थोड़े परेशान, थोड़े सनकी से लगते हैं। हाँ, उनका अंदाज ही अलग है। अब मामला सिर्फ पर्सनल राइवलरी का नहीं रहा, अब ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी संघर्ष बन चुका था। तो अदालत की कार्यवाही शुरू होती है और जैसा कि उम्मीद थी, दोनों जॉली भिड़ जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं होती, ये पर्सनल अटैक, बेइज्जती, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, सब कुछ होता है। मतलब हर संभव कानूनी दांव पेच आजमाते हैं। बिल्कुल। कभी सुनवाई टालने की कोशिश, कभी गवाहों पर अजीब अजीब सवाल। शुरुआती दौर में लगता है कि पलड़ा हरीबाई खेतान का भारी है। क्यों? मैं उसके पास पैसा है, महंगे वकील हैं और शायद सिस्टम का सपोर्ट भी। हम्म। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो पूरे मामले का रुख मोड़ देता है। क्या होता है? भरी अदालत में सबके सामने जानकी अम्मा, हाँ। वो भारी भरकम मुआवजे का चेक फाड़ देती हैं जो खेतान ने उन्हें चुप कराने के लिए दिया था। सच में? हाँ, और वो बड़ी दृढ़ता से कहती हैं कि वो जमीन का सौदा कर सकती हैं, जमीर का नहीं। उनकी चुप्पी खरीदी नहीं जा सकती। वाह, ये तो बहुत हिम्मत का काम था। ये सिर्फ कोई ड्रामेटिक पल नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक आम औरत की नैतिक शक्ति का प्रदर्शन था, जिसने कोर्ट में मौजूद हर किसी को, शायद जज को भी झकझोर दिया। इस सार्वजनिक अपमान से खेतान तो बौखला गया होगा। हाँ बिल्कुल, उसका ईगो बुरी तरह हर्ट होता है और वो बदला लेने पर उतारू हो जाता है। अब वो कानूनी लड़ाई से नीचे उतर आता है। हाँ, अब वो कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आता है, बहुत ही निचले स्तर पर। क्या करता है वो? वो मीडिया में एक बहुत ही घिनौनी और झूठी अफवाह फैलाता है कि राजाराम की आत्महत्या जमीन जाने के दुख में नहीं हुई थी, तो फिर? बल्कि अपनी ही विधवा बहू के साथ अवैध संबंधों की शर्म के कारण हुई थी। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक आरोप है। हाँ, इतना क्रूर और गिरा हुआ हमला था कि जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस भयानक आरोप और समाज में बदनामी के डर से वो बेकसूर बहू, वो भी आत्महत्या कर लेती है। नहीं। हाँ, एक परिवार दोहरी त्रासदी का शिकार हो जाता है, सिर्फ एक अमीर आदमी के अहंकार और बदले की आग के कारण। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। जब जॉली मिश्रा को इस पूरी दिल दहला देने वाली कहानी का पता चलता है, जब वो खेतान की नीचता की असली गहराई को समझता है, तब क्या होता है? वो अंदर तक हिल जाता है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, गिल्ट महसूस होता है, अपराध बोध। हाँ, अपराध बोध। उसे एहसास होता है कि पैसे के लालच में वो किस अन्याय का साथ दे रहा था। वो सिर्फ एक केस नहीं लड़ रहा था, वो एक परिवार की बर्बादी में हिस्सेदार बन रहा था। और ये उसके ज़मीर के जागने का पल होता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो वो क्या करता है? वो तुरंत खेतान से सारे रिश्ते तोड़ लेता है, उसका केस छोड़ देता है। ये तो उसके लिए फाइनेंशियली बहुत महंगा पड़ा होगा। बिल्कुल, वो 50,000 रोज की कमाई का मौका खो देता है, लेकिन उसे शायद एहसास होता है कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं। जैसे आत्मसम्मान। हाँ, आत्मसम्मान और सही के साथ खड़े होने का साहस। उसका जमीर जाग जाता है, भले ही थोड़ी देर से।
इस अहम मोड़ पर जब दोनों जॉली एक तरह से दिशाहीन हैं, एक जमीर की कचोट से, दूसरा शायद अपनी बचकानी हरकतों के नतीजों से, हाँ, तब उनकी पत्नियां संध्या और पुष्पा, हुमा कुरैशी का किरदार है पुष्पा, हाँ, मिश्रा की पत्नी, वो मामले में दखल देती हैं। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। क्या करती हैं वो? वो इन झगड़ते हुए ईगो वाले वकीलों को उनकी आपसी रंजिश से ऊपर उठने को कहती हैं। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि असली लड़ाई उनकी आपसी झगड़े की नहीं है, बल्कि उनके किसानों की है। हाँ, उन बेसहारा किसानों के न्याय की है, उस परिवार की है जिसने सब कुछ खो दिया। ये पत्नियां एक तरह से कहानी की नैतिक दिशा दिखाने का काम करती हैं मॉरल कंपस। और उनकी बात असर करती है। हाँ, करती है। आखिरकार दोनों प्रतिद्वंदी वकील मिश्रा और त्यागी अपने मतभेदों और अहंकार को परे रखते हैं और एकजुट हो जाते हैं। हाँ, उस शक्तिशाली उद्योगपति हरिभाई खेतान के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। अब ये दो जॉली बनाम खेतान की लड़ाई बन जाती है। वाह, तो रंजिश अब साझा मकसद में बदल गई। बिल्कुल, लेकिन खेतान चुप बैठने वालों में से तो नहीं था। कत्ते ही नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि दोनों जॉली अब एक साथ हैं, वो समझ जाता है कि मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। तो वो क्या करता है? अब वो अपना सबसे बड़ा कानूनी हथियार इस्तेमाल करता है। वो दिल्ली से एक बहुत महंगे, प्रभावशाली और नामी कॉर्पोरेट वकील को हायर करता है, एडवोकेट विक्रम राम कपूर। अच्छा, एडवोकेट विक्रम। हाँ, उसकी दलीलें तेज तर्रार होती हैं। वो कानून की बारीकियां जानता है और मामले को उलझाने में माहिर है। उसका आना लड़ाई को और मुश्किल बना देता है। तो लड़ाई अब सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं रहती। नहीं, ये वापस पारोसोल गांव पहुंच जाती है। वहां क्या होता है? किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक और विनाशकारी घटना घटती है। एक और? हाँ, खेतान के जो राजनीतिक सहयोगी है ना, हाँ। वो मामले को दबाने और किसानों को बदनाम करने के लिए एक भाड़े के शूटर को भेजते हैं। शूटर क्या करने के लिए? प्लान होता है जिला मजिस्ट्रेट पर हमला करके इल्जाम किसानों पर डाल देना। ओ, कितनी भयानक साजिश। हाँ, इस सुनियोजित हिंसा और अफरा तफरी में गोलीबारी होती है और दुर्भाग्य से क्या होता है? जॉली त्यागी और जानकी अम्मा दोनों घायल हो जाते हैं। अरे नहीं। त्यागी को ज्यादा चोट लगती है। हाँ। त्यागी की हालत गंभीर होती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो अब अंतिम सुनवाई का सारा बोझ अकेले जॉली मिश्रा के कंधों पर आ जाता है, उसे अब ना सिर्फ एडवोकेट विक्रम जैसे दिग्गज वकील का सामना करना है, बल्कि अपने साथी के घायल होने के इमोशनल बोझ के साथ भी लड़ना है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अदालत का अंतिम दृश्य। माहौल एकदम तनावपूर्ण होगा। बिल्कुल। एक तरफ है एडवोकेट विक्रम, वो औद्योगिक विकास, प्रगति, रोजगार, इन सब का हवाला देकर खेतान का बचाव कर रहा है। जोशीला भाषण दे रहा होगा। हाँ, जोरदार भाषण, जिसमें वो तर्क देता है कि बड़े विकास के लिए ऐसे छोटे मोटे बलिदान तो जरूरी होते हैं और ये किसान देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। ये वही तर्क है जो अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के पक्ष में दिया जाता है। और दूसरी तरफ है जॉली मिश्रा, जो अब सिर्फ पैसे के लिए लड़ने वाला वकील नहीं है, वो अब जमीर की आवाज बन चुका है। तो वो क्या कहता है? वो एडवोकेट विक्रम के विकास के खोखले दावों का पर्दाफाश करता है। वो अदालत में सबूत पेश करता है, कैसे खेतान ने भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए छोटे डेवलपर्स का इस्तेमाल किया, कैसे जमीन के जाली कागजात तैयार किए गए। अच्छा। वो ये भी बताता है कि खेतान का पूरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही फ्रॉड वाले बैंक लोन और मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर टिका था। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये एक बड़ा आर्थिक घोटाला भी था। और फिर आता है वो निर्णायक सबूत, है ना, जो ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। हाँ, घायल जिला मजिस्ट्रेट, उसे कोर्ट में लाया जाता है। हाँ, स्ट्रेचर पर, अस्पताल के बिस्तर से सीधा अदालत में, जज के सामने, और शायद मौत के डर से या पता नहीं अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो सच उगल देता है। क्या कहता है वो? वो कबूल करता है कि उसने हरिभाई खेतान से रिश्वत ली थी। बाप रे। वो ये भी बताता है कि पारासौल में हिंसा भड़काने और किसानों को फंसाने के लिए शूटर को खेतान के राजनीतिक सहयोगियों ने ही भेजा था। ये बयान तो सीधे खेतान और उसके नेटवर्क को फंसा देता है। हाँ, ये उस पूरे गठजोड़ को बेनकाब कर देता है जो पैसे, पहुंच और अपराध के दम पर काम कर रहा था। इस सनसनीखेज कबूलनामे के ठीक बाद सुनने में आया कि जॉली त्यागी भी कोर्ट पहुंच जाता है, घायल होने के बावजूद। हाँ, वो पहुंचता है, शायद पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं हुआ है। और वो एक शक्तिशाली समापन तर्क देता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। वो अदालत से, समाज से एक बुनियादी सवाल पूछता है कि क्यों हमेशा देश की प्रगति के नाम पर गरीबों को ही अपना घर, अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी कुर्बान करनी पड़ती है।
ये तो बहुत अहम सवाल है। क्यों विकास का बोझ हमेशा कमजोर कंधों पर डाला जाता है, जबकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग न सिर्फ इससे अछूता रहता है बल्कि अक्सर इसी विकास की कीमत पर और अमीर होता जाता है? ये सवाल अदालत के कमरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इन सब सबूतों, गवाही और दलीलों के बाद जस्टिस त्रिपाठी क्या फैसला सुनाते हैं? जस्टिस त्रिपाठी आखिरकार अपना फैसला सुनाते हैं और ये एक ऐतिहासिक फैसला होता है। वो हरिभाई खेतान द्वारा की गई जमीन खरीद को पूरी तरह से अवैध घोषित करते हैं, इल्लीगल। अवैध? क्यों? क्या कारण बताते हैं? कारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, हाँ। उसके कई जरूरी नियमों का सरेआम उल्लंघन पाया गया था। ये कानून बताता है कि निजी जमीन कैसे और किन शर्तों पर ली जा सकती है। अच्छा। यहाँ शायद किसानों की सही सहमति नहीं ली गई थी, या प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, मुआवजा ठीक नहीं था, या धोखे से सौदा हुआ था। इन उल्लंघनों के आधार पर पूरी खरीद ही गैर कानूनी मानी गई। तो जमीन वापस मिल गई किसानों को, और क्या हुआ? हाँ, जमीन तो वापस मिली, लेकिन फैसला इससे कहीं आगे गया। जस्टिस त्रिपाठी ने राजा राम और उसकी बहू की आत्महत्याओं की परिस्थितियों की, हाँ। और पारसौल में किसानों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसकी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ जमीन का मामला हल नहीं हुआ? नहीं, मतलब इसके पीछे जो अपराध थे, आत्महत्या के लिए उकसाना, हिंसा भड़काना, साजिश रचना, उनकी भी अब पूरी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। ये न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो कहानी का अंत कहाँ होता है? कहानी का अंत पारसौल गांव में होता है, जहां विजयी ग्रामीणों दोनों जॉली वकीलों का हीरो की तरह स्वागत करते हैं, उनका जश्न मनाते हैं। वो दो वकील जो कभी एक दूसरे के कड़वे दुश्मन थे। अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई के सिंबल बन चुके हैं। और ये सब कुछ खत्म होता है जय जवान जय किसान के शक्तिशाली नारे के साथ। ये नारा जो देश के रक्षकों और अन्नदाताओं दोनों के महत्व को बताता है। तो ये थी दो जॉली वकीलों की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो पर्सनल राइवलरी, प्रोफेशनल जेलसी और पैसे के लालच से शुरू हुई। हाँ, लेकिन अंतरात्मा की आवाज, मानवीय त्रासदी और न्याय की पुकार पर अन्याय के खिलाफ एक साझा लड़ाई और एकजुटता में बदल गई। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लालच और ताकत का गठजोड़, मतलब नेक्सस, सिस्टम को खोखला कर सकता है, आम इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि सच में ताकत होती है, आम लोगों के हौसले में ताकत होती है। अगर उन्हें सही लीडरशिप और न्याय का साथ मिले, हाँ, तो वो बड़े से बड़े पावरफुल सिस्टम को भी चुनौती दे सकते हैं। इस कहानी ने कई परतें खोली, पर्सनल मोरालिटी का संघर्ष, सिस्टम के अंदर का करप्शन, कानून का मिसयूज, और सबसे बढ़कर विकास के उस मॉडल पर एक जरूरी सवाल उठाया जो अक्सर इंसानी कीमतों को नजरअंदाज कर देता है। वाकई। और इस पूरी कहानी और चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा, क्या? कि इस पूरे घटनाक्रम के आईने में विकास का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें ही विकास है? सोचने वाली बात है। या विकास वो है जिसमें सबसे कमजोर इंसान की भी सुनवाई हो, जिसके फायदे सब तक पहुंचे? सही। और जब हम प्रगति की बात करते हैं तो किसकी कुर्बानियों को गिना जाना चाहिए, किसकी आवाज सुनी जानी चाहिए और किसकी अक्सर अनदेखी कर दी जाती है? ये सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। बिल्कुल।